गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत अध्याय 9 वित्तीय प्रबंध के भाग 3 के अंतर्गत हम समझने वाले हैं आज वित्तीय नियोजन का अर्थ, उसका परिभाषा, महत्व, प्रकार और विशेषता, और साथ ही साथ आज जानेंगे हम उसकी सीमाएं। ठीक है, तो देखिए वित्तीय नियोजन होता क्या है, इसका आज हम अर्थ ज्ञात करने वाले हैं। तो देखिए वित्त सीमित होता है, इसके अधिकतम उपयोग के लिए वित्तीय नियोजन क्या होता है, बहुत ही अनिवार्य होता है। तो चलिए आइए समझते हैं वित्तीय नियोजन का अर्थ। चलिए स्टार्ट करते हैं वित्तीय नियोजन का अर्थ। तो देखिए वित्त क्या होता है, एक सीमित होता है क्योंकि इसके अधिकतम उपयोग के लिए वित्तीय नियोजन क्या है, अनिवार्य माना गया है। तो देखिए किसी व्यवसाय की स्थापना करने से पहले एक उद्योग को विभिन्न पहलुओं पर आवश्यक विचार करना होता है। क्यों विचार करना होता है? क्योंकि इन पहलुओं में व्यवसाय के स्थान का चुनाव, उत्पादन की प्रक्रिया का चुनाव, कच्चे माल की प्राप्ति, बाजार, यातायात एवं वित्त की पर्याप्तता क्या होती है, बहुत ही आवश्यक होती है। इन सभी में व्यावसायिक वित्त का क्या होता है, विशेष महत्व होता है, क्योंकि व्यवसाय प्रारंभ करने की सोच से लेकर उसके समापन तक सभी प्रक्रियाओं में वित्त की क्या होती है, हमें आवश्यकता पड़ती है। और वित्त का आप सभी समझते हैं कि वित्त का अर्थ क्या होता है, पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बिना पूंजी के हम किसी व्यापार को प्रारंभ कर ही नहीं सकते हैं। तो वित्त के बिना व्यवसाय की कल्पना करना क्या माना गया है, व्यर्थ ही माना गया है, क्योंकि पर्याप्त वित्त के लिए उचित नियोजन बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए वित्तीय नियोजन का ये अर्थ हो गया आपका। अब देखते हैं वित्तीय नियोजन का आशय मीनिंग। तो वित्तीय नियोजन का शाब्दिक अर्थ पर विचार किया जा रहा है कि हम ये स्पष्ट कह सकते हैं कि वित्त से संबंधित विभिन्न क्रियाओं का समुचित क्रियान्वयन, जिनमें वित्त की प्राप्ति व उपयोग क्या होती है, सम्मिलित होती है। ठीक है, उसे क्या कहा गया है, वित्त का नियोजन कहा गया है। देखिए विभिन्न विद्वानों ने वित्तीय नियोजन को दो अर्थों में विभाजित कर दिया गया। कौन कौन से अर्थ में? तो संकीर्ण अर्थ में वित्तीय नियोजन का आशय और विस्तृत अर्थ में वित्तीय नियोजन का आशय। तो देखिए संकीर्ण अर्थ में बोला जा रहा है, तो संकीर्ण का अर्थ क्या बोला जा रहा है कि इस अर्थ में वित्तीय नियोजन का तात्पर्य संस्था के लिए आवश्यक पूंजी के पूर्वानुमान से लगाया जाता है। मतलब जो पहले से अनुमान उसमें लगाया गया है कि उस व्यवसाय में कितना पूंजी लगेगा, और इसके समर्थकों के अनुसार वित्तीय नियोजन का तात्पर्य बोला जा रहा है कि संस्था की पूंजी संरचना को निश्चित रूप से होता है, अर्थात उपक्रम की पूंजी का कितना भाग अंश पूंजी व कितना भाग ऋण पूंजी का होगा, यह सभी विचारधारा इसी से क्या की जाती है, निकाली जाती है। अब दूसरा परिभाषा में बोला जा रहा है तो विस्तृत अर्थ में वित्तीय नियोजन का आशय। अब देखिए दूसरा में बोला जा रहा है विस्तृत अर्थ में। तो विस्तृत अर्थ के अंतर्गत वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण, वित्तीय नीतियों का निर्माण एवं उसकी वित्तीय प्रविधियों का विकास करना सम्मिलित है। इस अर्थ में वित्तीय नियोजन के अंतर्गत फर्म के लिए आवश्यक साधनों का अनुमान लगाने, उनको प्राप्त करने के लिए विभिन्न साधनों का चुनाव करने तथा वित्तीय नीतियों के निर्धारण को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अब देखिए आर्थर एंस डेविंग का कहना है कि वित्तीय नियोजन में किन किन बातों को शामिल किया गया, तो पूंजीकरण, पूंजी का संरचना और पूंजी का प्रबंध, इन तीन बातों को उसमें शामिल कर दिया गया। यह क्या हो गया आपका वित्तीय नियोजन का आशय और अर्थ। अब हम समझते हैं वित्तीय नियोजन की परिभाषा। तो वित्तीय नियोजन की परिभाषा में हम समझते हैं वाकर एवं बागन के अनुसार। किसके अनुसार? वाकर एवं बागन के अनुसार। तो देखिए उनका कहना है कि वित्तीय नियोजन वित्त कार्य से संबंधित है, क्योंकि जिसमें फर्म के वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण, वित्तीय नीतियों का निर्माण एवं अनुमान तथा वित्तीय प्रविधियों का विकास, सभी तीनों चारों बातों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, दूसरा परिभाषा हो जाएगा आपका J.H. बोर्निरेले के अनुसार। ठीक है, तो देखिए एक निगम की वित्तीय योजना के दो पहलू होते हैं। एक यह निगम की पूंजी संगठन की ओर संकेत करती है, और दूसरा यह नियम द्वारा अपनाई गई अथवा अपनाई जाने वाली वित्तीय नीतियों को स्पष्ट करती है। तो देखिए दोनों विद्वानों का परिभाषा अलग अलग बताया जा रहा है। वाकर एंड बागन के अनुसार भी आपने देख लिया, और दूसरा देख लिया आपने J.S. बोर्निरेले के अनुसार। तो उनका कहना है कि पूंजी संगठन एक संकेत देती है, और ठीक है, और वाकन का कहना है कि वित्तीय नीतियों का निर्माण और अनुमान लगाना किसका कार्य होता है, वित्तीय नियोजन का कार्य होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वित्तीय नियोजन का उसका अर्थ, आशय और उसकी परिभाषा। हमने अर्थ और परिभाषा समझ लिया वित्तीय नियोजन का। अब हम समझते हैं वित्तीय नियोजन के प्रकार। तो देखिए वित्तीय नियोजन के प्रकार को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है अल्पकालीन वित्तीय नियोजन, दूसरा है मध्यकालीन वित्तीय नियोजन, और तीसरा है आपका दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन। ठीक है, तो देखिए वित्तीय नियोजन विभिन्न अवधि के लिए उनकी आवश्यकता के अनुरूप तैयार किए जाते हैं। ठीक है, अब उनको तीन भाग में डिवाइड कर दिया गया है। तो देखिए वित्तीय नियोजन के प्रकार के अंतर्गत हम पहला समझने वाले हैं आपका अल्पकालीन वित्तीय नियोजन। ठीक है,
तो अल्प मतलब हो जाता है थोड़े समय के लिए, ठीक है। तो सामान्यतः एक व्यवसाय में 1 वर्ष की अवधि के लिए जो वित्तीय योजना बनाई जाती है वह अल्पकालीन वित्तीय नियोजन कहलाती है, ठीक है। अल्पकालीन वित्तीय योजना मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाओं के ही क्या होते हैं, भाग होते हैं। तो अल्पकालीन वित्तीय नियोजन के प्रमुख रूप से कार्यशील पूंजी के प्रबंध की योजना बनाई जाती है, ठीक। अब दूसरा समझते हैं अब इसी में आपका मध्यकालीन वित्तीय नियोजन। तो मध्यकालीन में हो जाएगा मीडियम। तो देखिए, एक व्यवसाय में 1 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष से कम, कितना बोला जा रहा है, 1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम। और अल्पकालीन में कितना बोला गया था, केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए। और इसमें बोला जा रहा है 1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम बोला जा रहा है, जिसके लिए वित्तीय योजना बनाई जाती है उसे मध्यकालीन वित्तीय नियोजन कहते हैं। तो मध्यकालीन वित्तीय योजना संपत्तियों के प्रतिस्थापन, रख रखाव, शोध एवं विकास कार्यों को चलाने, अल्पकालीन उत्पादन कार्यों की व्यवस्था करने तथा बढ़ी हुई कार्यशील पूंजी की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। तीसरा है आपका दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन, ठीक है। तो लॉन्ग समय मतलब लंबे समय के लिए। तो इसमें बोला जा रहा है कि इस व्यवसाय में 5 वर्ष अथवा अधिक अवधि के लिए बनाएगी, मतलब 5 वर्ष से उससे अधिक अवधि के लिए जो बनाएगी वित्तीय योजना दीर्घकालीन वित्तीय नियोजना कहलाती है। दीर्घकालीन वित्तीय योजना विस्तृत दृष्टिकोण पर आधारित योजना होती है, जिसमें संस्था के सामने आने वाली दीर्घकालीन समस्याओं के समाधान हेतु कार्य किया जाता है। इस योजना में संस्था के दीर्घकालीन वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु पूंजी की मात्रा, पूंजी ढांचे, स्थायी संपत्तियों के प्रतिस्थापन, विकास एवं विस्तार हेतु अतिरिक्त पूंजी प्राप्त करने आदि को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका वित्तीय नियोजन के प्रकार, जिसके अंतर्गत हमने 3 प्रकार के प्रकारों को उसका समझा, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन। अब समझते हैं वित्तीय नियोजन का महत्व, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो वित्तीय नियोजन एक आवश्यक व महत्वपूर्ण वित्तीय प्रक्रिया है, क्योंकि किसी व्यवसाय की सफलता अथवा असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके उपलब्ध साधनों का अनुकूलतम ढंग से उपयोग किया जाए। तब ऐसा तभी संभव हो सकता है जबकि संस्था की वित्तीय योजना में वर्तमान एवं भावी पूंजी संबंधित आवश्यकताओं का सही अनुमान लगाया जाता है। तो पूंजी के ढांचे के संबंध में वित्तीय योजना मार्गदर्शक का कार्य करता है। वास्तव में एक व्यवसायिक संस्था की सफलता पर्याप्त सीमा तक वित्तीय नियोजन की पूर्णता पर ही निर्भर रहती है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं वित्तीय नियोजन का महत्व। तो वित्तीय नियोजन के आपके कितने महत्व हो गए हैं, 6 महत्व हो गए हैं, जिसमें पहला है आपका व्यवसाय का सफल प्रवर्तन, दूसरा है व्यवसाय का कुशल संचालन, तीसरा व्यवसाय का विकास एवं विस्तार, चौथा है व्यावसायिक तरलता, पांचवा व्यवसाय के भावी विकास हेतु, और छठा हो जाएगा आपका पूंजी साधनों में उचित समन्वय। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं व्यवसाय का सफल प्रवर्तन। तो बोला जा रहा है कि व्यवसाय वित्तीय नियोजन के अंतर्गत ही किसी भी व्यवसाय की सफलता के लिए आवश्यक है कि व्यवसाय को प्रारंभ करने के पूर्व उसकी वित्तीय योजना उचित ढंग से बना ली जाए। व्यवसाय के प्रारंभ के पूर्व ही व्यवसाय के आकार एवं संभावित विस्तार की योजना को ध्यान में रखकर वित्तीय नियोजन किया जाता है। इसके बिना अन्य योजनाएं क्या रह जाती है, अधूरी रह जाती है। दूसरा महत्व है आपका इसी के अंतर्गत व्यवसाय का कुशल संचालन। तो देखिए, व्यवसाय की प्रत्येक गतिविधियों के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पर्याप्त वित्त के बिना मतलब पर्याप्त पूंजी के बिना किसी भी व्यवसाय का सफल संचालन नहीं किया जा सकता। तो व्यवसाय की उसकी स्थापना, विभिन्न संपत्तियों एवं सामग्रियों का क्रय, पारिश्रमिक का वितरण आदि कार्यों में किसकी आवश्यकता पड़ती है, हमें पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। इन सभी की उचित व्यवस्था के लिए वित्तीय प्रबंधक क्या है, बहुत ही आवश्यक है। तीसरा महत्व हो जाएगा आपका क्या, व्यवसाय का विकास एवं विस्तार। तो देखिए, व्यवसाय का विकास और विस्तार बोला जा रहा है तो व्यवसाय में अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए अनेक प्रकार की विकास योजनाएं बनानी पड़ती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यवसाय का अनुकूलतम स्तर तक विस्तार किया जाता है। संभावित विस्तार को ध्यान में रखकर वित्तीय योजना बनाई जा सकती है। इसे व्यवसाय के विकास एवं विस्तार के समय वित्तीय कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। चौथा महत्व हो जाएगा आपका व्यावसायिक तरलता, ठीक है। तो देखिए, सफल वित्तीय नियोजन के माध्यम से व्यवसाय में पर्याप्त मात्रा में तरल कोष, ठीक है, लिक्विड फंड रखा जा सकता है। इसे अति व्यापार की स्थिति को दूर कर व्यवसाय की देनदारियों का समय समय पर भुगतान कर उसकी शोधन क्षमता को बनाया जा सकता है। और पांचवा पॉइंट है आपका व्यवसाय के भावी विकास हेतु, मतलब फॉर ऑफ द फ्यूचर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। तो देखिए, उद्योग में अधिक से अधिक नवीन औद्योगिक इकाइयों को आकर्षित करने के लिए उचित पूंजी नियोजन एक अनिवार्य आवश्यकता होती है। यदि किसी उद्योग के प्रवर्तन के समय सामान्य ढंग से संचालित करने की योजना बना ली जाए तो इन उद्योगों के भावी विकास के लिए सुदृढ़ वित्तीय योजना आवश्यकता बन गई है। और छठवां आपका महत्व है वित्तीय नियोजन के अंतर्गत ही पूंजी साधनों में उचित समन्वय। तो देखिए, पूंजी के साधनों में उचित समन्वय बोला जा रहा है तो
उचित वित्तीय नियोजन के द्वारा पूंजी प्राप्त करने के लिए विभिन्न साधनों के मध्य उचित समन्वय स्थापित किया जा सकता है। इससे व्यावसायिक जोखिम कम होती है तथा साख पर विपरीत प्रभाव पड़ने से बचा जा सकता है। तो ये क्या हो गया आपका वित्तीय नियोजन का महत्व, जिसके अंतर्गत हमने उसके 6 महत्वों का क्या किया, अध्ययन किया। समझते हैं एक श्रेष्ठ वित्तीय नियोजन की विशेषताएं। तो देखिए, किसी भी व्यावसायिक संस्था की सफलता या असफलता तथा भावी उन्नति अवनति पूर्ण रूप से सुदृढ़ वित्तीय नियोजन पर ही निर्भर रहती है। अब देखिए इसकी विशेषताएं जैसे 9 प्रकार से है। पहला आपका सरलता, दूसरा दूरदर्शिता, तीसरा लोचशीलता, चौथा तरलता, पांचवा उपयोगिता, छठवां पूर्णता, सातवां मितव्ययिता, आठवां आकर्षक घटनाओं का पूर्वानुमान और नौवां हो जाएगा इसका पॉइंट के अंतर्गत ही सरकारी नीतियों एवं नियमों के अनुकूल। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं सरलता। तो देखिए किसी भी उद्योग के लिए पूंजी प्राप्त करने की इस प्रकार की योजना को उसका आधार एवं अनुमान सरलता से लगाया जा सकता है, ठीक है, और उसके प्रबंध की सुविधाजनक भी हो सकता है। दूसरा है दूरदर्शिता। तो वित्तीय योजना इस प्रकार बनाई जानी चाहिए जिससे व्यापार काफ़ी समय तक क्या रहे, सुचारू रूप से चल सके, और पूंजीकरण इतना संतोषजनक अवश्य होना चाहिए कि उद्योग में सभी प्रकार के स्थायी व चालू रूप से चल सके। तो पूंजीकरण इतना संतोषजनक अवश्य होना चाहिए कि उद्योग में सभी प्रकार के स्थायी चालू व पूरा किया जा सकता है, बोला जा रहा है। तो इस संबंध में प्रवर्तकों को इतना ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि भविष्य में संस्था के उत्थान तथा पतन के लिए समय समय पर वित्तीय स्थिति में संतुलन बना रहे तथा समय समय पर उत्पन्न होने वाली वित्तीय परेशानियों का आसानी से सामना किया जा सकता है, ठीक है। तीसरा है आपका विशेषता के अंतर्गत ही लोचशीलता। तो देखिए लोचशीलता के अंतर्गत बोला जा रहा है तो किसी भी उद्योग को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि उसके पूंजी ढांचे में किसी प्रकार का कठोरता न हो, बल्कि वह इस प्रकार का हो कि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर सफलतापूर्वक संचालन किया जा सके, और ऐसी वित्तीय योजना ही उद्योग एवं व्यापार के लिए क्या होती है, लाभदायक सिद्ध होती है। चौथा है उसका तरलता। तो देखिए उद्योग में वास्तविक धन कोषों को इतनी आवश्यकता नहीं होती जितने की उद्योगपतियों की साख है तथा संपत्ति की होती है। फिर भी उद्योग को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए उसमें धन तथा संपत्ति का एक निश्चित भाग रखना चाहिए, ठीक है, जिससे तरल स्थिति को बना रखा जा सके। पांचवा है उपयोगिता। तो उपयोगिता के अंतर्गत बोला जा रहा है तो उद्योग में जितनी भी पूंजी लगाई जाती है उसका सही उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे वर्ष के अंत में अंशधारियों को उचित दर पर सही लाभांश दिया जा सके तथा विनियोक्ताओं इस पूंजी उद्योग की ओर पूंजी लगाने के लिए आकर्षित हो सके। यह सब व्यवस्था प्रारंभ में वित्तीय नियोजन में ही की जा सकती है। छठवां है इसका पूर्णता। तो देखिए यह भी वित्तीय नियोजन की एक विशेषता यह है कि वित्तीय नियोजन में पूर्णता का गुण होना चाहिए। पूर्णता का अभिप्राय यह है कि वह संस्था में सही अंगों का पूर्ण रूप से ध्यान दे, कोई भी अंग छूट न जाए और न ही भविष्य में हानि का सामना करना पड़े, ठीक है। सातवां पॉइंट है आपका मितव्ययिता। तो वित्तीय नियोजन में पूंजी प्राप्त करने व प्रतिभूतियों के निर्गमन के संबंध में किए जाने वाले व्ययों का न्यूनतम रखा जाना चाहिए। आकस्मिक घटनाओं का पूर्वानुमान बोला जा रहा है, इसकी विशेषताओं के अंतर्गत आकस्मिक घटनाओं का पूर्वानुमान, ठीक है। तो देखिए यह एक वित्तीय योजना हमेशा भावी आकस्मिक घटनाओं को ध्यान में रखती है और उसके उचित प्रावधान करती है। इन आकस्मिक घटनाओं के लिए पहले से प्रावधान इसलिए कर लेना चाहिए क्योंकि उसका संस्था का वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव क्या होता है, पड़ता है। और नौवां पॉइंट है आपका क्या, तो सरकारी नीतियों एवं नियमों के अनुकूल। तो देखिए इसकी विशेषता के अंतर्गत आप नौवां चल रहे हैं तो सरकारी नीतियों एवं नियमों के अनुकूल बोला जा रहा है। तो एक अच्छी वित्तीय योजना सरकारी नीतियों एवं नियमों के अनुकूल होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए भारत में कंपनी की अंश पूंजी को निर्धारित एवं निर्गमित करते समय पूंजी निर्गमक तथा नियंत्रक की अनुमति लेना आवश्यक है। तो ये क्या समझा हमने वित्तीय नियोजन की विशेषताएं। तो वित्तीय नियोजन की विशेषताओं के अंतर्गत हमने कितने प्रकार की बातों को समझा, उसके 9 प्रकार की बातों का उसका क्या किया हमने, अध्ययन किया, ठीक है। और लास्ट पॉइंट चलते हैं वित्तीय नियोजन की सीमाएं। तो देखिए वित्तीय योजना व्यवसाय की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, किंतु विभिन्न कारणों से वित्तीय नियोजन की सफलता में बाधा पहुंचाता है। अब इसकी सीमाएं क्या क्या है, तो पूर्वानुमान पर आधारित, दूसरा समन्वय का अभाव, तीसरा परिवर्तित दशाएं, चौथा है मानसिक सीमाएं। तो पूर्वानुमान पर आधारित बोला जा रहा है तो वित्तीय नियोजन प्रायः भविष्य की गर्त में देखता है, क्योंकि भविष्य की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर पूर्वानुमान लगाया जाता है। भविष्य सदैव क्या रहता है, अनिश्चित रहता है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं। अतः इस अनिश्चितता के कारण कभी कभी पूर्वानुसार मान असफल हो जाते हैं, जिससे वित्तीय नियोजन असफल हो जाता है, ठीक है। दूसरा समन्वय का अभाव बोला जा रहा है, इसके सीमाओं के अंतर्गत ही। तो वित्तीय नियोजन में संस्था के बाहर के अधिकारियों में समन्वय का होना आवश्यक है, किंतु कभी कभी अच्छा समन्वय न रहने से अच्छी वित्तीय योजना भी असफल हो जाती है।
तथापि यह दोष अधिकारियों का है। ठीक है। तीसरा है आपका परिवर्तित दशाएं। तो प्रत्येक दिन कुछ न कुछ नया हो सकता है, अर्थात आज जो स्थिति है वह कल रहेगी या नहीं आवश्यक नहीं है। जबकि वित्तीय नियोजन आज की परिस्थितियों को आधार मानकर किया जाता है। तो परिस्थितियां बदले जाने पर अच्छा से अच्छा वित्तीय नियोजन सफल हो जाता है। ठीक है। और चौथा पॉइंट है आपका मानसिक सीमाएं। तो वित्तीय योजना बौद्धिक श्रेष्ठता पर निर्भर करती है, अतः वित्तीय प्रबंधकों में अपेक्षित योग्यता न रहने पर भी वित्तीय योजना का सही रूपांकन नहीं हो सकता। तो ये क्या हो गया आपका वित्तीय नियोजन की सीमाएं। तो आज का हमारा टॉपिक था वित्तीय नियोजन, जिसके अंतर्गत हमने उसका अर्थ, परिभाषा, वित्तीय नियोजन